समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज इस कार्यक्रम में हम जो विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो है स्कूली विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ मेहमान हैं राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान के मूल्यांकन निर्देशक करनैल सिंह और शिक्षाविद नेहा शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी का है। आप इसमें शामिल होकर कोई भी सवाल आपका हो, जिज्ञासा हो या कोई समस्या आपके साथ हो तो सवाल जरूर पूछें। और आज मैं कहूंगी कि हमारे युवा श्रोताओं को हम विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के टेलीफोन नंबर है, हमसे बात कीजिएगा 01123717106। दूसरा नंबर है 01123314444। आप अपने सवाल हिंदी इंग्लिश में पूछ सकते हैं। 10वीं और 12वीं के बाद के अवसरों और कैरियर विकल्पों पर आप अपने सवाल पूछें हमसे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं। अमूमन ये होता है, आजकल परीक्षाओं का समय भी चल रहा है। बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही यानी 12वीं के आसपास जब पहुंचते हैं तो इंजीनियरिंग, IIT या सामान्य कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए BSc, BCA या BCom जो भी हो वो लेना चाहते हैं, या कंप्यूटर के क्षेत्र में कैरियर ऑप्शंस हैं। तो और कई लोग नौकरी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कहलाए जाते हैं। तो लेकिन सच ये है कि विद्यार्थी जो है वो 10वीं कक्षा पास करने के साथ ही अपने कैरियर भविष्य के प्रति आजकल एकदम गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, कैसे करें, क्या हमारे सामने ऑप्शन है, कौन सा बेहतर विकल्प है, हम कहाँ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो 3 स्ट्रीम हैं, साइंस की है, कॉमर्स है और कला की जो है आर्ट्स जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, इन तीनों में बच्चों को लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए जो उनके लिए बेहतर ऑप्शंस प्रस्तुत कर सकता है। हमारे श्रोता जल्दी से हमारे साथ जुड़ें। स्टूडियो की फोन लाइन खुल चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नेहा जी आपसे बात शुरू करती हूं कि जब कैरियर की बात शुरू होती है और आजकल तो बच्चे 10th के बाद ये सोचने लगते हैं कि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, तो एक दबाव सा उनके ऊपर होता है या आप इसे क्या कहेंगे? देखिए, दबाव की जहां तक बात है कि आज के समय में जो बच्चे हैं उनकी अपने आप से अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और इसी अपेक्षा के साथ ये भी होता है कि जो उनके परिवार के लोग होते हैं, माता पिता हों, उनके बाकी दोस्त हों, तो उन सब का भी एक प्रेशर रहता है कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिससे हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। अब इस चीज के मद्देनजर वो ये सोचकर चलते हैं कि जो भी वो करियर चॉइस ले वो कुछ इस तरीके की हो जिससे वो सीधे ही सीधे कुछ इस तरीके से कर पाए जहां पर उनको कम समय में और जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे कि वो काम करना शुरू कर सके, यानी समाज में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पहले श्रोता हमारे जुड़ चुके हैं, हम उनका फोन ले लेते हैं। दिल्ली से हैं GS चड्ढा जी हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका, बोलिए। चंद्रिका जी नमस्कार, GS चड्ढा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी नमस्कार। जी हाँ बोलिए। जी नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन सा कोर्स करें, स्किल ट्रेनिंग हो जैसे, ताकि उनको ग्रेजुएशन करते ही जॉब भी मिल जाए। ठीक है, जो और विकल्प ये चाह रहे थे। चड्ढा जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, ग्रेजुएशन करते समय कुछ समय पहले की बात अगर याद करें तो उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक आप एक से ज्यादा डिग्रीज एक साथ नहीं कर सकते थे। लेकिन
इस कंडीशन को, जो आज का समय है, आज की आवश्यकताएं हैं छात्रों की, समाज की, राष्ट्र की, उनके मुताबिक इस नियम में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन के साथ क्या किया जाए। यहां सबसे पहले जिस परिवेश से छात्र आया है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक स्किल को चूज करना होगा। इस स्किल को चूज करने के लिए कई तरह की साधन उपलब्ध हैं। देखिए, मैं NIOS में काम करता हूं, ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है। अगर मैं NIOS की बात करूं तो हमारे यहां भी स्किल के अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं। कई कार्यक्रम में रेफ्रिजरेशन, इंजीनियरिंग के, टूल मेकिंग, ब्यूटिशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं स्किल के, वोकेशनल के, जो आप कर सकते हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म है। इनमें बहुत सारे कोर्सेज 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक के, जिनमें सर्टिफिकेट व डिप्लोमा भी दिए जाते हैं। इसके साथ मैं एक आप लोगों का ध्यान, सभी श्रोताओं का दिलाना चाहूंगा स्वयं पोर्टल के ऊपर। स्वयं पर आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट, जो बहुत लंबी है, कोई शायद ऐसा आयाम आधुनिक जीवन का नहीं है जो उसमें मौजूद कोर्सेज ने नहीं छुआ है। आप इन सब, थोड़ा सा रिसर्च तो इसमें अवश्य आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बहुत सारी जो है सुविधाएं इन सब कोर्सेज को, जो बेसिकली स्किल बेस्ड रहेंगे, आपको उपलब्ध होंगी। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है स्वयं पोर्टल के बारे में। हम अपने अगले श्रोता विशाखापट्टनम से हमारे साथ हैं आनंदी। हेलो। हेलो जी, बोलिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है आज के विषय से, पर मिलता जुलता ही है। मैं जानना चाहता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जॉब का, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? इस सवाल को मैं लेना चाहूंगी। नमस्कार। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये है कि आप अगर किसी ऐसी जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं आपको बाकी लोगों से थोड़ा एक ज्यादा बेहतर जगह पर रख पाता है। पर कई सारी नौकरियां ऐसी हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्किल्ड हैं, तो उससे अगर आपका काम चलता है तो उसमें भी आपको सुविधा रहती है अपनी जगह बना पाने में। यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है कि आप किस जॉब की बात कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा कि जितना आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे अपने क्षेत्र में, आपके लिए आगे बढ़ने के, ठीक है, आप शुरुआत कर सकते हैं एंट्री लेवल पर, बट उस एंट्री लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। लेकिन नेहा जी, मैं ये कहूंगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाने तक जो भी छात्र छात्रा है उसको ये काफी क्लियर हो जाता है कि उसने आगे क्या ऑप्ट करना है। बिल्कुल। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से रघुविंदर जी हमारे साथ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। जी, स्वागत है। मेरा आमंत्रित गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों ने 10th से पहले ही फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट किया हुआ, अच्छे प्लेयर हैं और अब उन्होंने 10th पास कर ली है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे ताकि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे और करियर भी अच्छा हो? जी रघुविंदर जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही साधारण है, मैं आपको बताऊं, और इतना ही साधारण मैं इसके उत्तर को रखना चाहूंगा। ये जो बच्चे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन या किसी गेमिंग डिसिप्लिन को, किसी एक खेल को अपना लिया है, इनके लिए सभी का सुझाव यही रहेगा कि ये खेलते रहें और फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे 12th में भी पढ़ें, 12वीं कक्षा में भी पढ़ें और कॉलेज और आगे की शिक्षा में भी उसको जारी रखें। इस फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी PhD तक आपके पास तमाम इसी सब्जेक्ट के नाम से संभावनाएं उपलब्ध है। जी, जिन श्रोताओं ने अभी ये स्टेशन ट्यून किया है उन्हें हम बता दें कि इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। कार्यक्रम में आप सभी शामिल हो सकते हैं, खास तौर पर हमारे जो युवा श्रोता हैं वो जरूर शामिल हों। हमारे टेलीफोन नंबर है 011-237-1710, दूसरा नंबर है 2331
4444, इसके आगे दिल्ली का STD कोड 011 जरूर लगाएं और एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। तो 10वीं और 12वीं के बाद के अवसरों और कैरियर विकल्पों पर हमारे स्टूडियो में इस समय विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। करनैल सिंह, डायरेक्टर इवैल्यूएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और नेहा शर्मा जी हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र से संतोष हैं, हमारे श्रोता इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन में। संतोष जी बोलिए। मैडम जी नमस्ते, और विशेषज्ञ जो अपने मान्यवर है महोदय है उनको भी हमारा सादर नमस्कार। नमस्कार जी, हम यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं। साहब जी, हमारा एक प्रश्न यह है कि अभी जो अपने स्टूडेंट लोगों के जो एग्जाम रहते हैं समर वाले, वो खत्म होते हैं और उनके लिए 1-1.5 महीने का जो समय मिल पाता है अपने अभिभावकों के साथ, अपने फैमिली के साथ एक्सटेंड करने का, तो इस दौरान समर कैंपस का आयोजन भी किया जाता है। साहब जी, तो सच में क्या किया जाए? अपने जो बच्चे हैं उनको अभिभावकों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए या फिर समर कैंपस में उनका दाखिला करना चाहिए? साहब जी, क्या उचित रहेगा? देखिए, ऐसा है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, तो जितना सीख पाए उतना अच्छा। और ये जो समर कैंप होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे वो चीजें सीख पाते हैं जिनको वो सीखना चाहते हैं, पर क्योंकि जो स्कूल का रूटीन है वो इतना बंधा हुआ होता है कि उन्हें इस चीज के लिए समय नहीं मिल पाता। तो अगर बच्ची की रुचि गायन में है या नृत्य में है या फिर वो कुछ पेंटिंग करना चाहते हैं या स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा रहता है इस तरीके की चीजों को सीखने में, और आगे उसको लेकर बच्चा और भी सीख सकता है और भी आगे बढ़ सकता है। पर हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं ये थोड़े ही समय के लिए, दिन में थोड़ा सा समय ही इसमें व्यतीत करना होता है, तो उसके बाद बहुत समय होता है जो वो परिवार के साथ बिता सकते हैं, जो कि जरूरी भी है और आज के समय में ये एक आवश्यकता भी है। जी, और हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ गए हैं इस समय फोन लाइन पर। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान है हमारे साथ। इंद्रभान जी, सवाल पूछिए अपना। कुरासिया कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है। जी मैडम, ये है, जब बच्चे 10वीं क्लास पास करते हैं तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चुना जाए जो आने वाले भविष्य में उच्च शिक्षा एवं उच्च नौकरी प्राप्त कर सके? देखिए, 10वीं की अगर हम बात करें, 10वीं वो कक्षा है जहां पर बच्चे को सारे विषयों से थोड़ा जुड़ना जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं बच्चे का रुझान जो है वो इस समय समझ में आने लगता है कि वो किस दिशा में किन विषयों को लेकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता है। तो उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए और उसका जो एक जिस चीज में, जिन विषयों में उसका खास रुझान है, उसका ध्यान रखते हुए उसको अपने 11वीं 12वीं के विषय लेने चाहिए और धीरे धीरे उनमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र बच्चा चुने, उसमें जब तक वो लगातार लगकर मेहनत करना नहीं करेगा तब तक सफलता कहीं ना कहीं उससे दूर रहेगी। तो जो भी सुने, जो भी चीज वो आगे पढ़ने की कोशिश करे, उसमें लगातार उसको प्रयत्न करने पड़ेंगे और बेहतर सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, और वो कोई भी क्षेत्र चुने, बिल्कुल निसंदेह वो उसमें सफल जरूर होगा और आगे उनके लिए अच्छा सब कुछ बेहतर होगा। करनैल सिंह जी, आप तो डायरेक्टर इवैल्यूएशन हैं, तो आप छात्रों को क्या सलाह देंगे जो कई बार 10th और 12th के एग्जाम्स के बाद उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट में उनके कम नंबर आए हैं, ये ज्यादा हो जाने चाहिए, तो इवैल्यूएशन के लिए दूं या नहीं? मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, लास्ट में अगर कम नंबर हो गए तो फिर वो ही माना जाएगा। तो क्या आप किस तरह की सलाह देंगे इससे? चंद्रिका जी, सवाल बड़ा आपने अच्छा पूछा है। मैं सभी श्रोताओं को ये सूचित करना चाहूंगा कि जैसे जैसे 21वीं सदी आई है विज्ञान के लिए, उसी प्रकार ये सदी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, उसमें भी आ चुकी है। इस समय लगभग सभी बोर्ड्स का बड़ा ही रोबस्ट सिस्टम है पेपर को चेक करने का, लेकिन फिर भी सभी बोर्ड ये सुविधा छात्रों को देते हैं कि यदि वो
अपने जो उनके अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपने पेपर को रीचेकिंग, वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन, इन प्रक्रियाओं को अलग अलग नामों से अलग अलग बोर्ड के में जाना जाता है। ये सुविधा आपके लिए फिर भी उपलब्ध है। लेकिन यहां मैं अपने पुराने तजुर्बे से आप लोगों को ये अवश्य सूचित करना चाहूंगा, सभी श्रोताओं को भी, कि आमतौर पर बोर्ड का रिकॉर्ड बताता है कि बहुत ही कम छात्रों के अंक बढ़ते या घटते हैं। आमतौर पर जो अंक उन्होंने मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए हैं मेन रिजल्ट में, वही अंक छात्र जांच के बाद भी अपनी कॉपियों में पाते हैं। इसका कारण और कुछ नहीं है, सभी बोर्ड इस बारे में बहुत संजीदा हैं, सीरियस हैं, और इसका कारण ये नहीं है कि किसी तरह की कोई बात छुपाई जाती है, नहीं। ये बड़ा स्पष्ट है कि 5 से लेके और 50-60 जहां तक भी यदि वाकई में किसी छात्र के अंक बढ़ रहे हैं तो बोर्ड उसको प्रदान करता है। आपको जब कभी भी शंका रहे तो आपको इस सुविधा का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम्ड एक्टिविटी है। किसी बोर्ड में 10 दिन के लिए और किसी में 5 दिन के लिए ही। सीबीएसई में कितने? सीबीएसई में मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक 3 स्टेप्स में ये एक्टिविटी करवाई जाती है। पहली स्थिति जो स्टेप है उसको वेरिफिकेशन कहा जाता है। इस एक्टिविटी में केवल बच्चों के अंकों का टोटल करके उनको बताया जाएगा कि आपका जो टोटल ठीक है, या फिर कोई प्रश्न जो है वो अनइवैल्यूएटेड तो उस पेपर में नहीं छूट नहीं गया कहीं। जी। लेकिन जिस प्रश्न को पहले ही अंक दिए जा चुके हैं, इस स्टेज पर उस प्रश्न को दोबारा चेक नहीं किया जाता, दोबारा उसमें मार्किंग नहीं की जाती है। इससे जो अगली स्टेज है वो उसको हम फोटोकॉपी, चूंकि वो आप ये समझिए कि जो पिछले साल थे उनका जो उस समय फोटोकॉपी डाक से बच्चों को भेजी जाती थी छात्रों को, अभी वो नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेज है वो फोटोकॉपी उनको उपलब्ध कराने की है, जो पूरी की पूरी एक्टिविटी ऑनलाइन ही है। यहां पर एक स्कैन उसकी कॉपी का बच्चे को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने वेरिफिकेशन की स्टेज में अप्लाई किया था। जो बच्चों ने वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं किया, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस कॉपी को देखकर, स्कैन को देखकर बच्चे, छात्र जो हैं वो अगली तीसरी एक्टिविटी के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन वाइज होगा। छात्र कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या उत्तर देखकर वो उसको चैलेंज कर पाएंगे बोर्ड को, जिसको सीबीएसई फिर से चेक करवाएगा। ठीक है। ये अभी एक्टिविटी शुरू होने में इसमें समय है। अभी पहली एक्टिविटी की तारीख मेरी सूचना के अनुसार जा चुकी है, शायद जो 20 तारीख थी। ठीक है। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये जो क्वेश्चन इवैल्यूएट कर सकते हैं उसका एक मैक्सिमम नंबर है कि आप 10 लगभग सवालों को इवैल्यूएट करवा सकते हैं। मुझे लगता है ये जो सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है, इस सूचना को छात्र एक बार कंफर्म जरूर। अच्छा, मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगी इस संबंध में, अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, श्रोता, वो सीबीएसई की हेल्पलाइन जानना चाहें या आपका जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसकी हेल्पलाइन अगर जानना चाहें तो? हाँ, सभी जो श्रोता हैं, नेशनल ओपन स्कूल की हेल्पलाइन का जो नंबर है जी 1800 हाँ जी 180 9393, ये लर्नर्स की हेल्पलाइन है, ये नोट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं, 1800-180-9393, 1800-180-9393। और नेहा जी, सीबीएसई की हेल्पलाइन? जी, सीबीएसई इस समय एक खास हेल्पलाइन चलाता है जो पोस्ट एग्जामिनेशन हेल्पलाइन के नाम से जानी जाती है, और इसका टोल फ्री नंबर है 1800-11-8004। जी, ये सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर है, आप ले सकते हैं। मैं दोहरा रही हूँ, 1800-11-8004। कार्यक्रम के आखिर में एक बार फिर दोहराऊंगी। हमारे पास व्हाट्सएप में नंदिनी यादव का उत्तराखंड से एक मैसेज हमें मिला है, एक सवाल, एक समस्या है बल्कि इनकी। इन्होंने लिखा, आई हैव टेकन ह्यूमैनिटीज एंड हाउ कैन आई बी अ साइकोलॉजिस्ट, प्लीज गाइड। ह्यूमैनिटीज इन्होंने लिया है, और अब ये नंदिनी जी, अगर आपने 11th-12th में
साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट के जैसे, एक ऑप्शन के जैसे लिया है, तो आपको बेसिक्स यहाँ से आप सीखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो कोशिश करें कि आप बीए ऑनर्स करें साइकोलॉजी में, और उसके बाद वहां पर आपको मास्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पर आपके पास ऑप्शन हो गई कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज कर सकते हैं, या जो साइकोलॉजी की और डिफरेंट एरियाज हुए, कोर एरियाज हैं, वहां पर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। नेहा जी, यहाँ एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि अगर 12th तक इन्होंने ये लिया है सब्जेक्ट, अगर 12th तक नहीं लिया है तो क्या ये उस क्षेत्र में जा सकती हैं अभी? जी बिल्कुल, वो बीए में तब भी, क्योंकि इनके पास ह्यूमैनिटीज है, और अगर ह्यूमैनिटीज नहीं भी होता तो भी बीए में ये साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के जैसे लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो कि आपको ये ऑप्शन देते हैं। जी, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर। गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन था, मैम ये जो मतलब 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आते हैं और विद्यार्थी जो पास आउट होते हैं, तो मैडम मतलब ये जो करियर चूज करने में जो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। तो मैडम स्टूडेंट को तो मालूम होता है उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल, और उनको ये पता चलता होता है, लेकिन ये अपनी इच्छाएं लाते हैं पेरेंट्स। तो ठीक है, तो आपका यही सवाल है ना कि गुरुनाथ जी, ऐसे लोगों को बोलिए कि हमारा रेडियो ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी सुने, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, और ये कार्यक्रम भी अभिभावक अगर सुन लें तो समझ आ जाएगा। गुरुनाथ जी, आपसे मैं, कर्नल जी आप बताइएगा। गुरुनाथ जी, सवाल आपने बड़ा ही ज्वलंत उठाया है, इसके लिए बड़ा आवश्यक है। ये समस्या काफी पुरानी है, ये अभी सतत जारी है, ये चल रही है। हमारे समय से लेकर आज तक ज्यादा कुछ बदला नहीं है। संचार के जितने साधन आज उपलब्ध है और आम आदमी को, छात्रों को, सभी को जैसे उपलब्ध है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का कुछ हद तक निदान अब तक हो जाना चाहिए जी। अब एक पेरेंट के तौर पे, अभिभावक के तौर पे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम बच्चे को ना केवल समझें कि वो क्या चाहता है, इसके साथ उसको उपलब्ध जो वातावरण है, जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, और क्या क्या ऑप्शंस कैरियर के तौर पे इन बच्चों के सामने रहेंगी, ये भी हम एक अभिभावक की मुख्य जिम्मेवारियों में से है। आज के समय में मैं बहुत मोटे तौर पे अगर इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो हम पूरा का पूरा ध्यान इंजीनियरिंग, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन जो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट हैं या कुछ चुनिंदा जो कार्य है आगे जाके जो जीवन यापन के लिए आप अपनाने वाले हैं, इन पे पूरा ध्यान गया है। बहुत सारी एग्रीकल्चर, बहुत सारे मिसलेनियस लाइन्स हैं ऐसी जिनकी तरफ छात्र और पेरेंट ध्यान नहीं दे पाते। इस समय जब ब्लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे यहां जो साइबर स्पेस में हो चुका है, अगर आप उसमें जरा सी भी पेरेंट कोशिश करके देखेंगे तो वो पाएंगे कि असीम संभावनाएं हैं। आप ऐसे कैरियर, डेटा साइंसेज ने नई लाइंस खोल दी हैं, एक्चुरियल साइंसेज हैं जिनमें बच्चा लेकिन अपना कैरियर बना सकता है, लेकिन वो कुछ जानकारी उस छात्र को, उस जो 12वीं पास करने वाले बच्चे को और पेरेंट को होनी जरूरी है, ताकि वो यहीं उसको कुछ समय मिलेगा जहां पर वो एक फाइनल ओपिनियन अपना बना पाएगा कि उस लाइन में उसको अपना कैरियर बनाना है या नहीं। जी, और आजकल तो सुविधाएं और सूचना के तंत्र भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने कहा। हमारे पास एक श्रोता है सीकर राजस्थान से, शुभम। ये साइंस के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि वो अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए वो क्या करें। साइंस के स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेज और कंटिन्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शुभम, पहले तो मैं आपको ये चीज कहूंगी, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से, जैसे देखिए 12वीं का भी प्रेशर रहता है जब आप पहला अटेम्प्ट देते हैं जेईई का, तो कई बार बच्चे उतनी अच्छी तरीके से जेईई को नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना बीएससी में एनरोल करके या ड्रॉप ईयर लेकर फिर से जेईई को एक बार फिर से एक फेयर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप क्या करने के लिए कैपेबल हैं।
तो आप पहले उस चीज को समझिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं और उसके बाद भी आपका क्लियर नहीं हुआ है और आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करने में भी कोई बुराई नहीं है। नेहा जी, आपने बहुत अच्छी तरह बड़े स्पष्ट रूप से बताया, क्योंकि जो एग्जाम दे रहा है या जिसने करना है उसको अंदर से फीलिंग होती है कि वो कितना अपना बेस्ट दे चुका है और आगे कितना कर सकता है। तो इसका मेरे को लगता है कि अल्टीमेट डिसीजन तो उनका अपना ही होगा, बिना किसी दबाव के। राजस्थान से ही हमारे एक और श्रोता हैं, प्रजाराम। सवाल पूछिए अपना। मैम, हम एक सवाल पूछना चाहते थे। हाँ, पूछिए ना। कि जैसे कि हम 10वीं के बाद मैथ रहने के बाद IIT करना चाहते हैं। अच्छा, हम IIT के कितने एग्जाम दे सकते हैं? मतलब आप अभी, प्रजाराम जी, अभी आपने क्या किया है? क्या आप अपनी 12वीं पास कर चुके हैं? फोन का लाइन कट चुकी है। फोन लाइन नहीं है इस वक्त, फोन पर उपलब्ध नहीं है ये तो मेरे ख्याल से जो भी ये कह रहे हैं उसके इनको अटेम्प्ट तो पता होंगे कि कितने अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि पूरे अच्छी तरह से जानकारी मिली नहीं। मैं एक बार फिर से कर्नैल सिंह जी आपसे एक जानकारी श्रोताओं के लिए चाहूंगी। जो आप स्वयं पोर्टल की बात बता रहे थे ना, ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जो 10th और 12th के हमारे बच्चे हैं वो इस पोर्टल से किस तरह की जानकारी ले सकते हैं? चंद्रिका जी, ये बहुत छोटा रेफरेंस इससे पहले जो मेरी बात इसका स्वयं का आया था, लेकिन स्वयं जैसा नाम से ही पता चलता है, ये स्वयं का मतलब है आप स्वयं पढ़ाई करेंगे। आपको बहुत सारे लेसन्स, वहां कंटेंट आपको मिलेगा, उसके एग्जाम भी होंगे, NTA उसका एग्जाम भी लेगा उन सबका। स्वयं पोर्टल पर बहुत सारे, उसमें मेरा स्वयं का इंस्टीट्यूट NIUS, CBSE, बहुत सारे IIT के प्रोफेसर्स के कोर्सेज हैं, NCERT के कोर्सेज हैं, और कोई ऐसा, जितना मैंने स्वयं को देखा है, कोई ऐसा जो शिक्षा से जुड़ा हमारा जीवन है, शैक्षणिक कोई ऐसी फील्ड नहीं है अब जिससे संबंधित कोर्सेज उसके ऊपर उपलब्ध ना हो। कोर्सेज की खास बात यही है, आप स्वयं पढ़ेंगे, लेक्चर्स वहां देखेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद उसके इम्तिहान भी, उसकी जो परीक्षाएं आप देंगे। इसका सही, इसके सभी आयाम को समझने के लिए बड़ा आवश्यक है स्वयं की वेबसाइट पर जाया जाए और वहां पर उपलब्ध कोर्सेज की लिस्ट को एक बार देख लिया जाए। ठीक, हमारे अगले श्रोता हैं, ये कहाँ से हैं? आप फोन लाइन पर हैं, बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? हाँ मैडम, आदाब। मैं दाऊद बोल रहा हूँ बिहार से। बिहार से? बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ। हाँ, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बोलिए। हाँ, तो मेरा लड़का ISC करके के हाँ, पॉलिटेक्निक में जो है एडमिशन लिए हुआ है, 2nd ईयर में है। हाँ, उनका ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, तो मैं उनके पिताजी बोल रहा हूँ। तो उसके बाद 2nd ईयर के बाद मैं क्या करना, मतलब फाइनल ये एग्जाम होने वाला है। तो ठीक है, मैं समझ गई कि उसके बाद क्या करना है। नेहा जी, आप जल्दी से बताइए। जी, यहाँ पर वो इसके बाद अगर इसमें आगे कुछ स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से भी जा सकते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं। साथ में वो चाहें तो सीधे व्यवसाय से जुड़कर और सीधे अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। और आगे भी अगर वो पढ़ना चाहे तो कुछ कॉलेजेस जो है लेटरल एंट्री स्कीम के तहत उनको आगे पढ़ने की भी सुविधा देंगे, तो वो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जी, हम CBSE हेल्पलाइन की मैंने आपसे बात की थी, तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800118004। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर से। चर्चा का हासिल यही है कि चाहे आप 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं के छात्र हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने भविष्य के लिए विकल्पों का चयन करें और उसी लाइन को चुनें जहां से आप व्यवस्थित रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें। सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूं और कर्नैल सिंह, डायरेक्टर इवैल्यूएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और नेहा शर्मा जी, एजुकेशन एक्सपर्ट, आप दोनों का बहुत बहुत आभार स्टूडियो में आने के लिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक के एक और अंक के